हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय आय का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है। देखिए, इसका मतलब ये है कि किसी एक देश में एक वर्ष में उत्पादित, यानी एक साल के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और जितनी भी सेवाएं लोगों को मिली हैं, उन सब को जो हम टोटल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगी। ठीक है। देखिए, एक देश की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है। अगर हम मान लीजिए किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को देखें कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो हम एक राष्ट्रीय आय द्वारा माप सकते हैं, लेकिन हम इसे सही सूचक नहीं कहेंगे मापन का। क्यों? क्योंकि ये जो अमीर है वो दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो अब हम ये तो नहीं देख सकते कि गरीब कितने गरीब हो रहे हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय आय देखेंगे तो वो हमें अच्छी मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय आय जो है वो सही सूचक है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय आय के अंदर हमेशा हम उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करते हैं जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय किया जाता है, जिन्हें हम एक्सचेंज जो करते हैं वो पैसे से करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि इसमें हम सिर्फ किसी भी चीज़ के मूल्य को सिर्फ एक बार काउंट करते हैं, इसमें हम दोहरी गणना नहीं करते। ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय आय के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और राष्ट्रीय आय का जो संबंध होता है वो पूरे एक राष्ट्र से होता है। जैसे कि मान लीजिए भारत है, वो एक राष्ट्र है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जितने भी एक एक अलग इंडिविजुअल देश होते हैं। ठीक है। अब हम राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने ये राष्ट्रीय आय की ये परिभाषाएं दी हैं। देखिए, मार्शल के अनुसार किसी देश के श्रम तथा पूंजी साधनों का प्रयोग करके प्रतिवर्ष भौतिक अभौतिक वस्तुओं का, जिसमें सब प्रकार की सेवा भी शामिल है, इससे प्राप्त आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने उत्पादन पर जोर दिया है, यानी कि हम श्रम करके और जो हमारे पास पूंजी है, कैपिटल है, उन सब का प्रयोग करके हम जो एक वर्ष के अंदर भौतिक अभौतिक वस्तुएं बनाते हैं और उसमें हमारी सेवाएं भी शामिल हैं, यानी कि हम किसी को सेवा प्रदान कर कर उससे जो आय प्राप्त करते हैं वही हमारी राष्ट्रीय आय कहलाई जाती है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि जैसे कि आपने एक वर्ष के अंदर 50 वस्तुओं का उत्पादन किया। ठीक है। और आपने 50 लोगों को सेवा प्रदान की, तो इससे क्या होगा, 50 वस्तुओं का उत्पादन करने से और 50 वस्तुओं की सेवा प्रदान करने से इससे जो प्राप्त आय होगी ये आपकी राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब हम इनके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, यानी कि इनकी आलोचनाएं पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे और इकोनॉमिक्स आते रहे तो उन्होंने पुरानी परिभाषाओं की आलोचनाएं की। देखिए, इन्होंने कुछ इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने मार्शल की आलोचना की। इन्होंने क्या कहा कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की संख्या इतनी विशाल होती है कि उनकी कीमतों को ज्ञात करना कठिन होता है। ठीक है। इन्होंने ये कहा कि देश में बहुत सारी वस्तुएं उत्पादित होती हैं और हम बहुत सारी सेवाओं प्रदान करते हैं, उनकी संख्या इतनी विशाल होती है कि हम हर किसी की संख्या को, यानी कि हर किसी की कीमत को हम ज्ञात करेंगे तो ये करना बहुत कठिन होगा। इससे हम राष्ट्रीय आय का सही माप नहीं लगा सकते। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, वस्तुओं का एक भाग बाजार में उपलब्ध नहीं होता क्योंकि व्यक्ति अपने उपभोग के लिए रोक लेता है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं किसी कपड़े की फैक्ट्री में उत्पादन कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसका 10% अपनी फैमिली के लिए रखूँगी, तो ये क्या होगा कि राष्ट्रीय आय में तो ये काउंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसकी एक आलोचना ये थी। ठीक है। तीसरी क्या है कि इस बात की असंभावना बनी रहती है कि 2 बार गिनी जाए, इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ये भी बात समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी उत्पादित वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, अगर वो उनकी हम काउंटिंग करेंगे तो हमें ये डर लगा रहता है कि उनकी काउंटिंग 2 बार ना हो जाए, जिससे कि राष्ट्रीय आय हमारी बढ़ जाएगी। अगर एक चीज़ को आप 2 बार काउंट करेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी, तो ये काउंटिंग गलत हो जाएगी, तो इसमें दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है। तो ये इसकी आलोचनाएं। देखिए, अब हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक्स हैं पीगू। इन्होंने राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा दी है। देखिए, राष्ट्रीय आय वह होती है जो मुद्रा से मापी जा सकती है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय आय में वो चीज़ें
चीज़ें शामिल कर दी जो मुद्रा से मापी जा सकती हैं, यानी कि जिनका हम पैसे से एक्सचेंज कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। और इन्होंने क्या कहा कि जो हम विदेश से प्राप्त कर रहे हैं आय, वो भी इन्होंने इसमें शामिल कर दी, यानी कि वो भी जाहिर सी बात है, जो हम विदेशों से आय प्राप्त कर रहे हैं उससे भी तो हमारी आय बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इससे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। तो इसीलिए इन्होंने विदेशों से जो प्राप्त आय है वो भी सम्मिलित किया है। ठीक है, ये परिभाषा मार्शल से अच्छी मानी जाती है, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि जो भी चीज़ यानी जो भी वस्तु, जो भी सेवा हम प्रदान करेंगे वो हम मुद्रा से मापेंगे, तो इससे क्या होगा, दोहरी गणना का अभाव होगा, दोहरी गणना से हम बचेंगे। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा जो और चीज़ आपने मुद्रा से खरीद ली तो वो खरीद ली। ठीक है, चलिए अब हम पीगू की आलोचनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन में भी कुछ कमियां निकाली गई। ठीक है, अब हम वो कमियां पढ़ेंगे। देखिए, पीगू की परिभाषा केवल विकसित देशों में क्रियाशील है जहां वस्तु और सेवाओं का मुद्रा द्वारा विनिमय होता है। देखिए, इनकी पहली आलोचना ये थी कि ये जो परिभाषा है ये सिर्फ उन देशों के लिए अच्छी है जहाँ पर मुद्रा है, यानी कि जहाँ पर वस्तु और सेवाओं का जो विनिमय है, जो लेन देन है, वो मुद्रा द्वारा किया जा सकता है, ये सिर्फ वहाँ ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा छोटे शहरों में कभी भी अब भी ये चीज़ है कि वहाँ पर चीज़ के बदले चीज़ दी जाती है, मुद्रा नहीं दी जाती, मुद्रा से एक्सचेंज नहीं होता, तो फिर वहाँ पर ये परिभाषा क्रियाशील नहीं होगी। ठीक है, देखिए, इसमें केवल वही वस्तु राष्ट्रीय आय में शामिल की जा सकती हैं जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आप बात समझ गए होंगे, यानी कि जो मुद्रा से दी जा रही हैं चीज़ें सिर्फ वही राष्ट्रीय आय में शामिल करी हैं, और जो आप मुद्रा से एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की है इन्होंने। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि हमें उन पदार्थ में भेद करना पड़ता है जिनका मुद्रा से विनिमय हो सकता है और जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय नहीं हो सकता है। ठीक है, जिनका मुद्रा विनिमय नहीं हो सकता उन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए होंगे कि हमें उन प्रोडक्ट्स को देखना पड़ता है जिनका मुद्रा से विनिमय हो सकता है। ठीक है, फिर जिनका विनिमय हो सकता है उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, और जिनका विनिमय नहीं हो सकता है तो उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय आय की काउंटिंग में गलती भी हो सकती है, तो इसीलिए इनकी ये आलोचनाएँ की गई थी। चलिए, अब हमारे तीसरे इकोनॉमिस्ट हैं फिशर के अनुसार। देखिए, फिशर ने राष्ट्रीय आय की क्या डेफिनेशन दी है। देखिए, फिशर उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार मानते थे, यानी कि किसी भी चीज़ का यूज़ करना ये फिशर का आधार था। ठीक है, जबकि मार्शल जो पीगू थे उन्होंने जो देश में उत्पादन हो रहा है उसको आधार माना था। देखिए, राष्ट्रीय आय में केवल उपभोक्ता द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, चाहे वह भौतिक पर्यावरण से हो या मानवीय पर्यावरण से, यानी कि राष्ट्रीय आय में इन्होंने उन चीज़ों को सम्मिलित किया है जो उपभोक्ता को सेवा प्रदान कर रही है। ठीक है, देखिए, इस प्रकार कोई भी वस्तु उत्पाद हो रही है वो केवल पूंजी में वृद्धि है, यानी कि आप किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, उत्पादन करने से इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप अपनी पूंजी, आप अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी आय का नहीं है। ठीक है, बल्कि जो वस्तुएं आप उत्पादन कर रहे हैं उनसे जो हमें सेवा प्रदान हो रही है वो राष्ट्रीय आय का भाग है। तो उन्होंने उन सेवाओं को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया है, बल्कि उत्पादन को इन्होंने राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया। चलिए, अब हम फिशर की भी आलोचना पढ़ेंगे। देखिए, फिशर की पहली आलोचना थी कि इस परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय की माप करना कठिन है। क्यों? क्योंकि उत्पादकों की अपेक्षा उपभोक्ता बहुत अधिक संख्या में दूर दूर तक फैले होते हैं। इसका मतलब ये है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फिशर ने उपभोग पर जोर दिया, यानी कि जो हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं उनसे जो हमें सेवा प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जानी चाहिए। लेकिन इसकी ये माप करना कठिन है। क्यों? क्योंकि हम जो उपभोग कर रहे हैं वो जो उपभोक्ता होते हैं वो दूर दूर तक और अधिक संख्या में फैले होते हैं, तो हमें ये हर जगह जाकर उसकी माप करना कठिन होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी राष्ट्रीय आय के माप में गलती भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, उपभोग की जा रही वस्तु टिकाऊ भी होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए हमने एक वस्तु का उत्पादन तो कर दिया और वो वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, वो वस्तु बहुत लंबी चल रही है, तो हम उसका जो रेट है वो राष्ट्रीय आय में बार बार शामिल थोड़ी ही ना करेंगे, तो इसीलिए ये भी इनकी आलोचनाएं थी। ठीक है, तीसरा हमारा है, वस्तु हस्तांतरण भी होती रहती है, यानी कि एक कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपका दिल भर जाता है किसी चीज़ से, वो आप किसी दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, अब इसका हमें ये ज्ञात करना कठिन है कि किस वर्ष में कितनी सेवा उपभोक्ता को प्राप्त हुई थी, यानी कि इसमें हमने क्या पढ़ा है कि फिशर ने क्या कहा है कि जो हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वो
वो राष्ट्रीय आय में शामिल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका अनुमान लगाना कठिन होता है कि आपने किस वर्ष में उस वस्तु का उपभोग करना शुरू किया था और कितने वर्ष तक आपने उस वस्तु का उपभोग किया। ठीक है, अब जब आपने किसी दूसरे को उस चीज़ का हस्तांतरण कर दिया तो वो कितने वर्ष तक उस वस्तु का उपभोग करेगा। ठीक है, तो ये इनकी आलोचनाएं थी जो मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, इनकी और भी परिभाषाएं हैं, आधुनिक परिभाषाएं हैं, वो आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं। ये कुछ मेन डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको समझाई और ये सिलेबस में डिटेल में दी गई हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।